जय हिंद साथियों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस मिस्टर आशीष कुमार। कल हम लोग साधारण विधेयकों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तत्पश्चात हम लोगों ने सदन के संयुक्त सत्र के बारे में चर्चा प्रारंभ की थी। संयुक्त सत्र के संबंध में जैसे हम लोगों ने चर्चा प्रारंभ की तो हमारे माइक में कुछ प्रॉब्लम आई तो वॉइस कट गई। तो हम लोग जो है अब संयुक्त सत्र से ही अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग सदन का संयुक्त सत्र अर्थात सदन की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग यह देखते हैं कि संयुक्त बैठक क्या होती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 में आर्टिकल 108 में संयुक्त सत्र से संबंधित चर्चा की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि दोनों सदनों के मध्य गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा। तो दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। संयुक्त सत्र साधारण विधेयकों के मामले में ही बुलाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के संबंध में संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जाता। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त सत्र की व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयकों में लोकसभा और राज्यसभा की बराबर शक्तियां हैं। और धन विधेयक के मामले में तो लोकसभा सर्वोपरि है, क्योंकि धन विधेयक के मामले में यदि राज्यसभा चाहे तब भी और ना चाहे तब भी केवल लोकसभा से ही धन विधेयक को पास करने पर वो पारित माना जाता है। तो चलिए अब हम लोग यह देखते हैं कि संयुक्त सत्र अभी तक मतलब 1950 या आजादी से आज तक संयुक्त सत्र कब कब और किन किन मामलों में बुलाया गया है। तो सर्वप्रथम 1961 में दहेज निवारण अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त सत्र बुलाया गया था। और दूसरा 1978 बैंकिंग सेवा अधिनियम। और तीसरा 2002 कोटा, जिसको आतंकवाद निरोधक अधिनियम कहते हैं। तो पहला 1961 में, दूसरा 1978 में और तीसरा 2002 में। ये दहेज प्रथा उन्मूलन, दूसरा था बैंकिंग सेवा अधिनियम, और तीसरा था कोटा। तो आइए अब हम लोग यह देखते हैं कि जब संयुक्त सत्र बुलाया जाता है अर्थात संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है तो उसके संबंध में क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। जब संयुक्त सत्र या संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष, इनकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष, और इनकी भी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपाध्यक्ष, इसी क्रम में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का संयुक्त सत्र की अध्यक्षता की जाती है। इसमें राज्यसभा के सभापति को
सभापतित्व या अध्यक्षता का नहीं दी जाती है, क्योंकि जो है राज्यसभा के सभापति सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो चलिए अब हम लोग यह जानते हैं कि संयुक्त सत्र में जो है क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। संयुक्त सत्र में यदि कोई विधेयक पर दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो साधारण विधेयकों के मामले में संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, और संयुक्त सत्र के द्वारा पारित विधेयक दोनों सदनों से पारित विधेयक माना जाता है और उसे राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। तो संयुक्त सत्र में जो विधेयक लाए जाते हैं उन विधेयकों को उपस्थित और मतदान करने वाले के साधारण बहुमत से मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत मत से पारित करने पर यह पारित माना जाता है। तो ये होता है 50+1, ये हो गया साधारण बहुमत। तो चलिए अब हम लोग यह जानते हैं कि ये 3 संयुक्त बैठकें तो जो है साधारण विधेयकों के मामले में बुलाई गई, परंतु इसके इतर भी संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है। जैसे प्रत्येक लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसके पश्चात पहला सत्र जो होता है वह संयुक्त बैठक होता है, और प्रत्येक वर्ष साल का जो पहला सत्र होगा वो भी जो है संयुक्त बैठक के रूप में आयोजित किया जाता है। तो चलिए साथियों, अब हम लोग जो है साधारण विधेयकों के बारे में संपूर्ण चर्चा की। अब हम लोग जो है संविधान संशोधन विधेयकों के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए साथियों, हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए संविधान संशोधन विधेयक तो ऐसे विधेयक जो आर्टिकल 368 के तहत पारित किए जाते हैं, आर्टिकल 368 के तहत पारित किए जाते हैं और दोनों सदनों से अलग अलग पारित किए जाए, उन विधेयकों को संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में लोकसभा और राज्यसभा की बराबर शक्तियां हैं। यदि संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में किसी भी सदन में गतिरोध उत्पन्न होता है तो वह उस गतिरोध को दूर करने के लिए कोई भी ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता है। इसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग अलग पारित होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से पारित होना चाहिए। दोनों से पारित होने के पश्चात अब इसको जो है इसके पश्चात जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक के मामले में कुछ ज्यादा शक्तियां नहीं है। राष्ट्रपति इसको एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। तो राष्ट्रपति इसको केवल एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेजेंगे। संसद यदि उस पर पुनर्विचार के साथ या राष्ट्रपति द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर संशोधन के साथ या संशोधन के बिना दोबारा से राष्ट्रपति के पास इन संविधान संशोधन विधेयक को भेजती है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। तो एक बार ये पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं
केवल एक बार। उसके बाद जब पुनर्विचार करके लोकसभा और राज्यसभा दोबारा से इनके पास भेजेगी, दोबारा से राष्ट्रपति के पास आया, तो अब ये जो है हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। तो चलिए साथी, अब हम लोग जो है धन विधेयकों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। धन विधेयक धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110 में धन विधेयक की चर्चा की गई है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में, तो केवल लोकसभा में राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से धन विधेयक केवल लोकसभा में, वो भी राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। और धन विधेयक के संबंध में जो है इसकी इस धन विधेयक का प्रमाण पत्र लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। तो धन विधेयक का प्रमाण पत्र लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा आइए अब हम लोग यह देखते हैं कि धन विधेयक के मामले में लोकसभा और राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं। तो धन विधेयक को तो लोकसभा में ही, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो इससे यह विदित होता है कि लोकसभा धन विधेयक के मामले में लोकसभा की शक्तियां ज्यादा है और राज्यसभा की शक्तियां कम है। और दूसरा आता है कि जब धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा उसको पारित करके राज्यसभा के पास भेजती है, तो राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां हैं। सीमित शक्तियों में राज्यसभा उस विधेयक पर चर्चा कर सकती है, मतदान कर सकती है, परंतु संशोधन नहीं कर सकती है। संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा के पास कर सकती है, परंतु संशोधन नहीं कर सकती है। तो धन विधेयकों में धन विधेयक में राज्यसभा की शक्तियां चर्चा कर सकती है, मतदान कर सकती है, संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा को भेज सकती है, परंतु संशोधन नहीं कर सकती है। यदि राज्यसभा द्वारा 14 दिन तक इस पर कोई भी चर्चा नहीं की जाती है, तो 14 दिन पश्चात ऐसा माना जाता है कि राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को उसके मूल रूप में पारित कर दिया है। तो 14 दिन पश्चात राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। तो धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां हैं, लोकसभा के पास धन विधेयक के मामले में संपूर्ण शक्तियां होती हैं। धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में दिया गया है। वहीं वित्तीय विधेयक प्रकार 1 और वित्तीय विधेयक प्रकार 2। वित्तीय विधेयक प्रकार 1 संविधान के अनुच्छेद 117(1) में बताया गया है और वित्तीय विधेयक प्रकार 2 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117(3) में बताया गया है। तो चलिए साथियों, आज यहीं तक।
कल हम लोग संसद में बजट के बारे में चर्चा करेंगे, बजट प्रस्तुतिकरण और बजट के पारित होने की प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे।